कभी भी जो इलेक्ट्रिक का वर्क होता है हमारे घर में, कभी भी किसी ठेकेदार पे मत छोड़ दो, खुद उसके बारे में नॉलेज रखो, नहीं तो बाद में दिक्कत आने वाली है। और वो ऐसी चीज़ है, वो सही भी नहीं होती है, उसको तोड़ के ही सही करना पड़ता है। तो आज की वीडियो देख लो, इलेक्ट्रिक वर्क में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है, कहाँ आप बेवकूफ़ बन सकते हो, कौन सी वायर अपने घर में लगवानी है, और ठेकेदार क्या गलतियां कर देते हैं जब बिजली का काम आपके घर में होता है, तो आपको आइडिया लग जाएगा। और साथ ही साथ आपको आइडिया लग जाएगा टोटल खर्चा कितना आता है बिजली का काम, इलेक्ट्रिक वर्क अपने घर में करवाने। आपका 1000 स्क्वायर फीट का घर है, 2000 स्क्वायर फीट का घर है, सब चीज़ें, लेबर, मटीरियल, मतलब ये वीडियो देख लो, इसके बाद ना आपको कोई बेवकूफ़ बना पाएगा और सही से काम आपके घर का हो जाएगा। स्क्वायर फीट के हिसाब से कि हमें जितना स्लैब का एरिया है उस हिसाब से रेट कर देंगे। स्लैब के एरिया के हिसाब से नहीं होता है, कारपेट एरिया के हिसाब से होता है। अब कारपेट एरिया क्या है? जैसे आपकी 1000 स्क्वायर फीट स्लैब है, कारपेट एरिया हो गया आपका जहां जहां आपका फर्श डला हुआ है, उस एरिया को नाप के आपको रेट करना होता है। जैसे थंब रूल के हिसाब से चलना, 1000 स्क्वायर फीट अगर आपका एरिया होगा तो समझ लो आपको कितना 200-300 स्क्वायर फीट छोड़ देना, मतलब 700 स्क्वायर फीट आपका कारपेट एरिया होगा। मतलब स्लैब हमारी होती है पूरी, बीच में दीवारें भी होती है, दीवारों को निकाल के जो हमारा फर्श बचता है उसको लेना होता है। तो वो रेट इस समय चल रहा है 200 रुपए से स्टार्ट हो जाता है और 250 रुपए पर स्क्वायर फीट चलता है। कितना? 200 से स्टार्ट होता है, 250 रुपए पर स्क्वायर फीट। जैसे 1000 स्क्वायर फीट का आपका घर है तो कुछ 700 कारपेट एरिया हुआ, 700 मल्टीप्लाई बाय हम 225 रेट पकड़ लेते हैं बीच का, तो कुछ 1,57,000 रुपये हमारा खर्चा आता है बिजली का, जिसमें हमारा लेबर भी आ गया, जिसमें हमारी जो डीबी बॉक्स होता है, सर्किट की वायर होती हैं, स्विचेस, बोर्ड, लाइट के फॉल सीलिंग के पॉइंट, मतलब इसमें पंखा और लाइट नहीं देगा, लेकिन बाकी जो मटेरियल लगता है अंदर वो सब कुछ 200 से 250 रुपये पर स्क्वायर फीट के एरिया में रेट में आपका आ गया। इसमें भी अगर आप कंफ्यूज होते हो कि सर क्या पता कौन सी क्वालिटी का मटेरियल यूज करें, मटेरियल हम ले आएंगे, अगर हमें लेबर बेसिस पे देना है तो क्या रेट होगा? तो लेबर का जो रेट चलता है वो रहता है 20 से 25 रुपया। कितना? 20 से 25 रुपया पर स्क्वायर फीट, मैक्सिमम रेट बोल रहा हूं, 1-2 रुपया कम ही होगा। तो 20 से 25 है। अगर 1000 स्क्वायर फीट का घर है तो आपको 20 रुपये पकड़ ले तो 20,000 रुपये आपका लेबर का खर्चा, बाकी मटेरियल आप जो ला के दोगे उस हिसाब से खर्चा आपका रहने वाला है। बनता है पॉइंट के हिसाब से। पॉइंट के हिसाब से क्या मैं बताता हूं, लेबर प्लस मटेरियल अगर किसी को काम आप देखते हो, वो एक पॉइंट का कितना चार्ज करता है? 600 से 700 रुपया पर पॉइंट। इसमें लेबर भी आ गई और मटेरियल भी आ गया। 600 से 700 ये मैक्सिमम रेट बता रहा हूं, उससे ज्यादा कभी किसी को रेट नहीं देना। कम दे सकते हो 50-100 रुपये, लेकिन ज्यादा नहीं देना। इस रेट में वो आपको देगा क्या? तार जो होगी, वायर जो आएगी, वो आपको वो देगा। लेबर, लगाने वाली लेबर उसकी रहेगी। स्विचेस जो भी लगेंगे, स्विच वो लगा के देगा। स्विच की प्लेट जो रहती है, स्विच का बॉक्स जो रहता है, कंडक्ट पाइप जो आती है, कंसील्ड बॉक्स जो आता है, छत पे जो पाइप बिछाई जाती है, हर एक खर्चा उसका रहेगा। कैसे रहेगा? 600 से 700 रुपये पॉइंट। पॉइंट क्या हो गया? जैसे एक लाइट का पॉइंट है, उसका 600 से 700, उसका जो भी वायर का खर्चा, उसका पॉइंट का खर्चा, उसकी पाइप का खर्चा, वो सब कुछ उसमें आ गया। लेकिन वो लाइट जो बल्ब आएगा, वो पैनल आएगा, वो लगा के नहीं देगा। तो पॉइंट में क्या आता है? सिर्फ आपकी वायर, स्विचेस, लेबर, पाइप की बॉक्स और कंसील्ड बॉक्स, ये चीजें आती हैं। तो 600 से 700 रुपए इसका आपको देना पड़ता है। देखो, इसमें सिर्फ अगर आप चाहते हो कि मटेरियल क्या पता ठेकेदार कौन सी कंपनी का यूज कर ले, तो इसमें आप क्या करो, ऐसा कर सकते हो कि मटेरियल खुद से दोगे, लेकिन पर पॉइंट वो पैसे आपसे ले लेता है। 200 रुपया पॉइंट वो लेता है। फिर मटेरियल आपका रहेगा, आप जो भी कंपनी का लगवाने चाहो, लेबर वो देगा, लेकिन 200 रुपया पॉइंट लेता है। बाकी थोड़े रेट बता देता हूं। जैसे जो पैनल लाइट आती है, जैसे फॉल सीलिंग के अंदर हमारा पैनल लगते हैं, तो उसको एक फिटिंग चार्जेस, मतलब सिर्फ उसको लाके आपको देने मटेरियल, वो फिट करके देगा, तो 100 से 120 रुपया पर पीस के हिसाब से बोल लेते हैं। सीलिंग का जो फैन हम लगवाते हैं, फैन लगवाने का 100 से 150 रुपया खर्चा आ जाता है। लेबर रेट बता रहा हूं। ये एलईडी की स्ट्रिप जो होती है वो 7 से 8 रुपये रनिंग फीट के हिसाब से होती है पूरे घर में, लेकिन एक कमरे के हिसाब से अगर हम पढ़ें तो 200 से 300 रुपया वो एक रूम के हिसाब से एलईडी स्ट्रिप फॉल सीलिंग में लगाने का ले लेते हैं। जो प्रोफाइल लाइट आती है आजकल बहुत ट्रेंडिंग में, प्रोफाइल लाइट लोग लगवा रहे हैं अपने फॉल सीलिंग में, प्लास्टर में, तो वो 500 रुपया पर पीस के हिसाब से ले लेते हैं। मतलब एक पीस लगाएंगे, उसका लेबर चार्ज कितना हो जाएगा? 500 रुपया। तो इस हिसाब से रेट चल रहा है। अभी मैं आपको बताता हूं कि जब वायर लेनी है तो आपको कौन सी, अपने कॉन्ट्रैक्टर को बोल रहे हैं कि ये वायर लगा, जहां कंडक्ट पाइप जो लेनी है ये लगा, स्विचेस कौन से अच्छे हैं। तो आगे थोड़ी चीजें बता देता हूं कि आपको पूरा क्लियर हो जाए बिजली का काम करवाने से पहले। देखो, अभी जो छत पे पाइप्स डलती हैं, जिनमें हम वायर दौड़ाते हैं या हमारी दीवारों पे लगती हैं, तो उनको कैसे लेना है?
मार्क आजकल कोई भी डाल रहा है, लोकल कंपनी भी डाल देती है, जिन्होंने लिया भी नहीं है वो भी आईएएस मार्क डाल देती है। आईएएस मार्क देखना है लेकिन उस पर लिखा होना चाहिए 9537। अगर आईएएस 9537 लिखा है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेडमार्क होना चाहिए जो भी कंपनी है। मैं तो अगर टॉप कंपनीज का आपको बोलूंगा तो आपको मेरे ख्याल में उन्हीं का लेना चाहिए। प्लास्टो होगी, एंकर होगी, फिनोलेक्स होगी, पॉलीकैब होगी, डायमंड होगी, प्रिसीजन होगी। इन किसी भी कंपनी का लोगे आपको अच्छा मिलेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, कभी भी आपको कंडक्ट पाइप लेनी है तो उस पर देखना कि उस पर HMS, MMS या LMS क्या लिखा है इसमें से। तो ये होता है हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मीडियम, लो। मतलब इन पे आपको मैं कहूंगा अगर आपने घर में आप लगवाने जा रहे हो तो जो HMS या MMS उस पे लिखा है तो वो लिखना है। इससे इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये होता है कि उस पाइप की थिकनेस कितनी है। जितनी मोटी थिकनेस होगी वो पाइप उतनी स्ट्रेंथ होगी, उसकी उतनी ज्यादा लाइफ होगी। जब भले उस पर चलो, भले उस पर कंक्रीट गिरेगा, वो टूटेगी नहीं। तो आपको हमेशा क्या लेनी है, MMS या HMS। LMS भी ले लो, लेकिन LMS किसकी लेनी है, ब्रांडेड कंपनी की, एंकर की, फिनोलेक्स की, पॉलीकैब की, वो ले लो। लोकल कंपनी में ना आपको HMS दिखेगा, ना MMS, ना LMS। वो सिंपल, वो तो 1 mm थिकनेस वाली पाइप ले आती हैं, 1.5 mm थिकनेस वाली पाइप, तो वो थोड़े टाइम बाद टूट जाती है। इवन जब हम साइड पे काम कर रहे होते हैं, मतलब लोग उस पे लेबर चल रही है, कंक्रीट कर रही है, तो पाँव रखते रखते ही टूट गई होती है। ये चीज़ मोस्टली आप देखना लोकल कंपनी की पाइप का यही होता है। तो आपको हमेशा अपनी पाइप जो भी लाओगे उस पर देखना है, एक तो आईएएस मार्क 9537 लिखा होना चाहिए, दूसरा उस पर HMS, MMS या LMS, ये 3 में से एक वर्ड तो लिखा होना चाहिए। क्योंकि देखो अगर हम 20 mm की पाइप लगाते हैं, ठीक है भाई, 20 mm की एक अच्छी पाइप है, आप छत पे लगाते हो, तो उस पे अगर LMS लिखा है तो मिनिमम वो 2.9 मतलब 3 mm थिकनेस है। अगर 3 mm थिकनेस होगी तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। अगर MMS होगी 3.1, HMS होगी 4.2, इतनी थिकनेस मिलके तो अच्छी कंपनी की होगी। जो दीवारों पे कंडक्ट पाइप लगती है इलेक्ट्रिक के लिए, वो आप कोई भी लगा दो, मतलब लोकल कंपनी की भी लगा दोगे, मैं उसके लिए नहीं मना नहीं करूंगा। लेकिन जब भी स्लैब के लिए लगानी है आपको एक कंपनी देखनी है और ये ग्रेड जरूर देखना है, ठीक है। तो आपकी वायर होगी वो फायर रेसिस्टेंट वाली ही लेना। देखो लोकल कंपनीज की आधे रेट में मिल जाती है, दूसरी आपको थोड़ी कॉस्टली पड़ेगी। जैसे सिस्का की वायर होगी, हैवल्स होगी, RR होगी, वी गार्ड होगी, पॉलीकैब होगी, इनकी वायरिंग थोड़ी महंगी आती है। क्यों महंगी आती है, क्योंकि इन पे काफ़ी टेस्ट किए जाते हैं, काफ़ी इनको देखा जाता है कि कहीं आग तो नहीं लग रही। तो आपको हमेशा जो भी वायरिंग लेनी है वो आपको लेनी है FR या FRLS। क्या हो गया FR, क्या हो गया, फायर रेजिस्टेंट वायर। तो फायर रेजिस्टेंट कुछ हद तक आपकी जो फायर आग लगने की चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। कभी कभार हमारी वायरिंग बहुत गर्म हो जाती है, अगर लोकल कंपनी रहेगी वो आग पकड़ लेगी जल्दी। तो ये FR या FRLS ये देख लेना जब भी वायरिंग लोगे। और थिकनेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो आपका इलेक्ट्रिशियन कर ही देगा वैसे, लेकिन थिकनेस भी प्रॉपर से देना। 1.5 mm हो गया, 2.5 mm या 4 mm, तो ये प्रॉपर से देना कि अगर आपके लाइट, फैन, ये सब चीजें हैं तो 1.5 mm दे दो, 2.5 mm वहां दो जहां हैवी इंस्ट्रूमेंट यूज होने वाला है, माइक्रोवेव हो गया, फ्रिज हो गया, ये सब चीजें। और जहां AC यूज होने वाला है वहां 4 mm वाली वायर दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कि ये देखो ज्यादा एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए लेना होता है। ऐसे तो आपकी 1 mm के पॉइंट पे भी चल जाएगा या 1.5 के भी चल जाएगा, तो लेकिन एक्स्ट्रा सेफ्टी लोगे तो फ्यूचर के लिए, एक दिन के लिए तो घर बनाने नहीं है, 60 से 70 साल हमें वो घर रखना है। तो वायरिंग रोज चेंज करोगे नहीं, तो इस समय अगर अच्छे से क्वालिटी का लगा दोगे तो बाद में दिक्कत नहीं आने वाली है। ये चीज भी ध्यान रखनी है। और ज्वाइंट जितने कम हो सके उतने ज्वाइंट कम दो। सबसे बड़ा ब्लंडर तो यहाँ है, सामने आप देख रहे हो, वायरिंग, कंसील्ड वायरिंग हम कर रहे हैं और उसके लिए पूरा बीम काट दिया है। उसके लिए एक ही जगह पे 3-4 पाइप्स डाल दी हैं, DB डाला है, पूरे बीम के ऊपर की ब्रिक तोड़ डाली है। तो ये कभी नहीं करना है, कभी भी आपको अपनी कंसील्ड वायरिंग करने के लिए बीम नहीं तोड़ना है। और यहाँ तो बुरी हालत कर दी है। आपको एक तो जहां भी आपको कंसील्ड वायरिंग आपकी होएगी वहां पे आपको 9 इंच की दीवार देनी है, यहाँ 5 इंच की दीवार है और हालत देख रहे हो, मतलब आर पार करने के लिए भी बहुत बड़ी गलती है। इसको आर पार कर वायर जो घुमानी है उसके लिए हम स्लैब में ही आपको चारों कोने पे पाइप नीचे उतारनी है। अगर नहीं उतारी है तो ऐसा कुछ आपको करना पड़ेगा, आपको मतलब आर पार खड्डे करने पड़ेंगे वायरिंग के लिए पूरी। मतलब ये जो एक 4 इंच की दीवार है ना, इसको जब किया हुआ है इसके आर पार दिख रहा है। और एक पाइप के लिए भी यहाँ थिकनेस 4-4 इंच कर दी है। तो ये गलती होती है, आपको कभी भी आपका बीम या कॉलम काट के पाइप उसमें नहीं घुसानी है।
अगर ऐसा कुछ करते हो तो काफ़ी दिक्कत होगी। और जब भी आप ये सब कर रहे हो, जहां आपकी कटिंग होगी वहां पहले दीवार को गीला कर लो, उसके बाद प्रॉपर से कटिंग करो और उसके बाद उसमें पाइप डाल के उसकी प्रॉपर से मोटार लगा के फिनिशिंग कर लो। लेकिन जब मोटार उसको लगानी है उससे पहले आपको क्या करना है, चिकन मैश उस पर यूज़ करनी है। जैसे आप सामने देख रहे हो, मैं चिकन मैश आपको आगे दिखाता भी हूँ। ये देखो, ये फिनिशिंग कर दी और फिर उसके रफ करके चिकन मैश लगा के फिर उसके ऊपर प्लास्टर किया जाता है, तो आपके घर में क्रैक्स नहीं आएंगे। ऐसी कुछ चिकन मैश रहती है। आपको ये चिकन मैश जहाँ जहाँ आप ये करोगे जरी, वहाँ वहाँ आपको ये चिकन मैश लगा के प्लास्टर करना है, तो आपके घर में क्रैक्स नहीं आएंगे। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी नेक्स्ट अगली चीज़ की तरफ मैं बढ़ता हूँ। जब भी आपको यो अपनी यूज़ करनी है, जो कंसील्ड पाइप रहेगी, कंडक्ट पाइप रहेगी, वो एक आईएसओ मार्क उस पर होना चाहिए, प्रॉपर उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। अगर वो प्रॉपर स्ट्रेंथ वाली आप कंडक्ट पाइप यूज़ नहीं करोगे तो दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ आती है। जहाँ जैसे आप देख रहे हो, जो जब कंक्रीटिंग की जाती है, जो आपने कंडक्ट पाइप यूज़ की होती हैं, उसी के ऊपर से ट्रॉली चलती है कंक्रीट के लिए, उसी के ऊपर से लोग चलते हैं और वो पाइप दबती है। अगर वो अच्छी क्वालिटी की प्रॉपर माइक्रोन गॉज की यूज़ नहीं की गई है, अच्छी आईएसओ मार्क नहीं है, ब्रांडेड कंपनी नहीं है, तो वो टूट जाएगी। और कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पैसे बचाते हैं। अगर फुल मटेरियल के साथ दिए ना, तो वो एक पाइप तो वाइट ही दिखेगी वो, लेकिन अगर वो उसकी थिकनेस उतनी नहीं होगी तो वो लोड नहीं ले पाएगी और टूट जाएगी। और जब कंक्रीट होगा उसमें कंक्रीट घुस जाएगा और वहां से कॉन्ट्रैक्टर हाथ खड़े कर देगा कि ये कंक्रीट वालों की गलती है, मैंने तो पाइप डाली थी। तो दिक्कत आपको रहेगी, फिर वो उसको तोड़ेगा, फिर उससे पाइप आपकी दीवार में बीम काटेगा, कॉलम काटेगा, वहां से घुसाएगा, यहाँ से कभी कभी बाहर कंसील्ड हो भी नहीं पाता, बाहर से वो वायरिंग कर देते हैं। तो ये ध्यान आपको पहले ही देना है, कॉन्ट्रैक्टर को ये चीज़ पहले ही समझा देनी है। प्रॉपर प्लानिंग के साथ हमें समझा दो कि कहाँ कहाँ वायरिंग आने वाली है, कहाँ कहाँ आपको रखना है, और प्रॉपर डिसाइड कर लो पहले ही प्लान कि मेरे को यहाँ टीवी चाहिए, मेरे को ये चाहिए। ऐसे तो आर्किटेक्ट आपको इलेक्ट्रिक की ड्राइंग देता है, अगर वो नहीं देता है तो पहले आप कॉन्ट्रैक्टर के साथ बैठ के ये चीज़ डिस्कस कर लो कि मेरे को यहाँ जहाँ पॉइंट चाहिए, यहाँ यहाँ होना चाहिए, यहाँ इन्वर्टर की वायर, ये सब चीज़ें पहले ही डिसाइड आपको कर लेनी है। और देखो, जहाँ जहाँ फैन आता है उस फैन की पोजीशन को प्रॉपर फिक्स कर रखो, नीचे उसकी सैंड डाल दो। कई जगह सैंड लाउड नहीं होती है तो आप पेपर डाल सकते हो, सैंड से क्वालिटी ख़राब होती है, कंक्रीट ऐसा कहा जाता है, तो आप वहाँ पेपर डाल लीजिए। और पाइप मतलब इस तरीके से लगाइए कि जहाँ बेंड ज़्यादा नहीं आए, क्योंकि बाद में दिक्कत वो चीज़ को आ सकती है। दूसरी चीज़ आपको करने देनी नहीं है कॉन्ट्रैक्टर को कि कोई भी कंसील्ड कंडक्ट पाइप आप किसी बीम या कॉलम में डालो। और यहाँ देखो क्या किया, बीम के अंदर वो कंडक्ट पाइप डाल दिया, ये गलती है। यहाँ सरिया डालना चाहिए, वहाँ कंडक्ट पाइप डाल रहे हो तो वो दिक्कत तो आएगी ही आएगी। तो ये गलती भी आपको नहीं करने देनी है। एक ब्लंडर और सामने आप देख रहे हो, एक ही जगह पे आप देख रहे हो 6 से 7 पाइपें डाली हुई है, तो यहाँ कंक्रीट कहाँ से घुस पाएगा। तो कभी भी ऐसी प्लानिंग कभी नहीं करनी है इलेक्ट्रिक कंडक्ट पाइप्स के लिए। आपको पहले ही उसको समझाना है कि बीच में कम से कम एग्रीगेट के जितना गैप होना चाहिए कि आपका कंक्रीट बीच में घुस सके। तो इधर वो गलतियां की गई है। यहाँ सामने आप देख रहे हो, एक ही जगह पे मतलब इतनी सारी पाइप इकट्ठी कर दोगे तो ये सेक्शन जो रहेगी हॉलो सेक्शन रहेगी, यहाँ कंक्रीट घुस नहीं पाएगा और यहाँ से स्लैब लीकेज के चांसेस भी होते हैं और स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होती है। तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ ये चीज़ें करनी है, कभी भी आपको ये चीज़ नहीं करनी देनी। और दूसरी चीज़ होता है जब स्टील बाइंडिंग हो रही है, देखो स्टील बाइंडिंग और कंडक्ट पाइप का पाइप सामने साथ ही काम चलता है। तो जो स्टील बाइंडिंग कर रहा होगा कॉन्ट्रैक्टर, उसको भी समझा देना है कि कंडक्ट पाइप को सरिया घुसाने के लिए कभी कभी कंडक्ट पाइप निकाल देते हैं और बताते नहीं है, तो वो दिक्कत बाद में आती है क्योंकि कंडक्ट पाइप एक दूसरे से मिलती नहीं है। जब वायरिंग डाली जाती है तो वायर एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचती है, तो इससे भी काफ़ी दिक्कतें आ जाती हैं। कितने स्क्वायर एमएम की वायर कहाँ आनी चाहिए, ज़्यादा जॉइंट्स आपको वायर में नहीं रखने हैं, जो सॉकेट यूज़ करने हैं वो प्रॉपर यूज़ करने हैं, ये चीज़ें पहले ही डिसाइड होती हैं। ये चीज़ों पे भी आपको ध्यान देना है। आपको सिर्फ अपनी आरसीसी या फिनिशिंग की आइटम पे ध्यान नहीं देना है। तो इलेक्ट्रिक इस चीज़ों पे भी ध्यान दोगे तो आपका घर सेफ रहेगा, नहीं तो बाद में शॉर्ट सर्किट होगा, काफ़ी दिक्कतें आती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ एक और है कि जो अर्थिंग है, मैं देखता हूँ नॉर्मल अर्थिंग लोग अपने घर में करवाते हैं, अर्थिंग प्रॉपर से करवाओ। जो अर्थिंग प्रॉपर तरीके से की जाती है, पूरा कोल वगैरह वो सब जो प्रोसीजर रहता है, अगर आपको नहीं पता है कमेंट करना, मैं वीडियो ले आऊँगा, वो डाल के अर्थिंग करो, क्योंकि अर्थिंग से भी काफ़ी चीज़ें सही होती हैं। तो पहला काम फाउंडेशन में ही अर्थिंग कर लो, उसके बाद स्लैब में ध्यान दो कंडक्ट पाइप का, फिर वायरिंग का, सॉकेट का, ड्राइंग का, हर चीज़ का ध्यान दो।
तो एक प्रॉपर घर आपका बनेगा। जो वायर होती है हमारी, काफ़ी टाइप की वायर आती है, तो कौन सी वायर कहाँ आपको लगवानी होती है, देखो काफ़ी टाइप की आती है। 0.75 स्क्वायर मीटर की आती है वायर। ये आपको पता चल जाएगा जब आपका जो कॉन्ट्रैक्टर होगा वो आपको लिख के देगा कि मटेरियल ये लाना है। 1 स्क्वायर मीटर की आती है, फिर आती है 1.5 की भी आती है, 2.5 की भी आती है। ये नॉलेज जरूरी होता है, एक सिविल इंजीनियर के लिए भी जरूरी है, घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो उनके लिए भी जरूरी है। 10 स्क्वायर मीटर की भी आती है। और ये कहाँ कहाँ आपको यूज करनी होती है वो बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए। देखो पहले हम स्टार्ट करते हैं, ये तो मैं कहूंगा जरूरत है, मतलब यूज कर सकते हैं ट्यूबलाइट या बल्ब में, तो 0.75 की कम ही करो, क्योंकि लोड अगर बढ़ेगा तो फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसको मैं काउंट कम करूंगा, लेकिन आप काउंट कर सकते हो किसमें, ट्यूबलाइट और बल्ब में इसको पढ़ना। तो मैं यहीं से शुरू करता हूं। तो ट्यूबलाइट और मैं उसके लिए यूज करूंगा ये वाली। तो अगर जो 1 स्क्वायर मीटर की वायर रहती है उसे हम यहां ट्यूबलाइट आती है, या यहां पे हमारा बल्ब आता है, तो हम वहां 1 स्क्वायर मीटर की करते हैं। मतलब अगर ऐसे सिंपल भाषा में कहें तो 500 वॉट तक ये वायर लोड काउंटर कर सकती है। अगर उससे ज्यादा हुए तो वायरिंग जलने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो 500 वाट तक यहाँ हमारा आता है। और लगा लो कि 10 बल्ब हैं 50 वाट के, 10 वाट के, तो उनको काउंट करके वो तो इलेक्ट्रिक वाला करेगा, लेकिन वहां 1 स्क्वायर मीटर की आपको ट्यूबलाइट और बल्ब में जाना है। फिर आती है हमारी 1.5 की, ये आ जाते हैं हमारा, जो मैंने कल परसों वीडियो डाली थी, 6 एम्पियर के सॉकेट थे, फिर हमारे 15 के, 16 के, 25 के, तो उधर है। तो अगर 1.5 स्क्वायर मीटर वहां लगानी है जहां 6 एम्पियर का आप सॉकेट यूज कर रहे हो, वहां पे आप 1.5 स्क्वायर मीटर वाली लगा सकते हो। और ये जो 1.5 वाली होती है 1500 वाट तक लोड ले लेती है ये वायर। फिर जो 2.5 वाली होती है वो आप जहां भी आपका फ्रिज आएगा, जहां आपका गीजर आएगा, बड़ी आइटम्स जो आती हैं, तो वहां पे आपको क्या करना है, 2.5 लगा देनी है। फिर 4 वाली आपको लगानी है जहां पे एसी आएगा। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं एसी को फिटिंग का लेबर चार्जेस कितने रहते हैं, मोटर वगैरह हो गए, इन्वर्टर हो गए, तो वो भी आपको पता होने चाहिए। तो एसी हो गया, गीजर हो गया, वाटर पंप हो गया हमारा, तो वहां पे हम क्या करते हैं, 4 वाट की यूज करते हैं। तो ये 2000 से 4000 तक वाट तक काउंटर कर लेती है ये वायर 4 mm की। 6 और 10 की हम वहां यूज करते हैं, यहाँ हमारा मेन सर्किट रहते हैं ना, हमारी मतलब पोल से लाइट आ रही है, वहां से हमारा कितना 6 और 10 mm की यूज करते हैं। ये देखो एक आइडिया हो गया आपको कि कहाँ कहाँ कौन सी यूज करनी है। तो ठीक है, चलो मैं अभी लिविंग रूम में ही खड़ा हूं। तो लिविंग रूम में मैं आपको बता दूं, पहले तो हमारे 4 सॉकेट होंगे और 4 स्विचेस होंगे। ठीक है, 4 सॉकेट किसके लिए रहने वाले, हमारे 4 सॉकेट हमारे रहेंगे, टीवी के लिए एक रहेगा हमारा, ये आ गया, चलो मैं टीवी का बता दूं, ये टीवी के लिए रहेगा, एक सॉकेट टीवी का आ गया, दूसरा सॉकेट हमारा डीटीएच का आ गया। क्लियर, ये हो गया हमारा 6 एम्पियर की मैं जो बात कर रहा हूं, ये आपको 6 एम्पियर के डालने हैं। और एक चार्जर का रहेगा, ये चार्जर का आ गया, लगा लो। ठीक है, एक आइन अगर रख लो, ये प्रेस के लिए आ गया और दूसरा वो चार्जर के लिए आ गया। क्लियर, तो इसमें हमारे हो गए, लिविंग रूम की बात कर रहा हूं, 4 सॉकेट हो गए और 4 स्विचेस हो गए। यहां से क्लियर हो गया जी, वो आएंगे हमारे 6 एम्पियर के। फिर 2 सॉकेट और 2 स्विचेस किसके आएंगे, वो आएंगे हमारे किसके, एसी के लिए। एसी, एयर कंडीशनर और स्पेयर एक रहेगा, वो आगे एसी के लिए। मैं आपको दिखा देता हूं फोकस करके, वो एसी के लिए एक सॉकेट आ गया हमारा और एक आ गया स्पेयर। ये होंगे कितने, 16 एम्पियर के। ये याद रखना है, आप 16 एम्पियर के साथ भी जा सकते हो, आप इसके साथ 25 भी जा सकते हो, तो 16 बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमारे आते हैं 5 स्विचेस, जो किसके लिए रहेंगे, हमारे 5 स्विचेस रहने वाले हैं हमारे लाइट के लिए। तो ये हो गया, हम बता दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये किस लिए मैं बताता हूँ आपको, क्लियर करता हूँ। ऐसे लिविंग रूम में आप 5 स्विचेस रखते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, 2 फैन के हो जाएंगे, 3 लाइट के हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, फॉल सीलिंग का है और अलग अलग पॉइंट हर के दिए हुए, क्योंकि इसमें अप्रॉक्स 10 लाइट है, तो उसके हिसाब से दिए। लेकिन आपको फॉलो क्या करना है, मैं आपको एक बार पूरा फोकस कर देता हूँ। देखो, आपको फॉलो यही करना है कि 4 सॉकेट, ये इसको यहाँ स्क्रीनशॉट ले लो या आप नोट कर लो कि लिविंग रूम में आपके इतना होना चाहिए। फिर हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे बेडरूम की तरफ। तो बेडरूम में आपको कितना होना चाहिए, अगर मैं बेडरूम की बात करूं तो बेडरूम में आपके 3 सॉकेट होने चाहिए और 3 स्विचेस होने चाहिए, कितने, 6 एम्पियर के।
6 एम्पियर के क्यों? उसमें भी हमारा क्या रहेगा, एक टीवी का रहेगा, एक डीटीएच का रहेगा और एक चार्जर रहेगा, जिसमें 3 सॉकेट आ गए 6 एम्पियर के और 3 स्विचेस आ गए। फिर एक सॉकेट रहेगा और एक स्विच रहेगा किसके लिए, एसी के लिए रहने वाला है। वो मैं आपको बेडरूम का दिखा देता हूँ। तो ये आ गया हमारा, जैसे मैंने बताया था, सॉकेट आ गया और वो हमारा एसी का पॉइंट आ गया और ये आ गया हमारा दूसरा। तो इसमें आप क्लियर आप कर सकते हो, देखो मैं क्लियर आपको बता देता हूँ। तो इसमें हमारा रहने वाला है 3 सॉकेट 6 एम्पेयर के, 3 स्विचेस आ गए, फिर एक सॉकेट आ गया एसी वाला 16 एम्पेयर का और 4 स्विचेस आ गए। लेकिन स्विचेस आप 4 किसके हो गए, एक फैन के लिए या 2 फैन के लिए रख सकते हो, बाकी लाइट के आपके रहेंगे। लेकिन अगर आप फॉल सीलिंग के साथ जाते हो अलग पॉइंट के साथ, तो वहाँ स्विचेस आपको ज़्यादा देने पड़ सकते हैं। वो आप पे डिपेंड है कि आपको कितने देने हैं। तो ये क्लियर हो गया। अभी हम बढ़ते हैं हमारी किचन की तरफ। तो किचन में आपको क्या क्या रहेगा, किचन में आपके 3 सॉकेट रहेंगे और 3 स्विचेस रहेंगे। ठीक है, 3 सॉकेट और 3 स्विचेस। वो किसके लिए रहेंगे, एक फ्रीजर के लिए रहेगा, फ्रिज आपको, रेफ्रिजरेटर आपको लगाना है। दूसरा आपका मिक्सर वाला रहने वाला है, मिक्सर आपको लगवाना है। तीसरा इंडक्शन यूज़ करते हैं, इंडक्शन के लिए रहेगा, वो 6 एम्पेयर के रहने वाले हैं। और जो सॉकेट रहेंगे, 3 सॉकेट और 3 स्विच 16 एम्पेयर के, एक माइक्रोवेव के लिए रहेगा, एक वाटर प्योरीफायर और एक हीटर के लिए आपका रहने वाला है 16 एम्पेयर का। फिर हम बात करते हैं हमारे जो 3 स्विचेस बाकी उसमें रहने वाले हैं लाइट और 6 एम्पेयर के, लाइट, फैन और एग्जॉस्ट के लिए वो यूज़ किए जाने वाले हैं। नेक्स्ट मैं नीचे बैठ के आपको दिखा देता हूँ। नेक्स्ट जो हमारा बाथरूम रहने वाला है, तो बाथरूम में आपको क्या करना है, एक सॉकेट रहेगा, एक स्विच रहेगा 6 एम्पेयर का। क्लियर? उसमें देखो चार्जिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, कोई भी इमरजेंसी मतलब स्पेयर आप रख सकते हो उसको, वो आपका स्पेयर रहने वाला है। फिर आपके 2 सॉकेट और 2 स्विच रहेंगे 16 एम्पेयर के, वो एक गीज़र के लिए आप यूज़ कर सकते हो। दूसरा वॉशिंग मशीन आप वहाँ फिटअप करवा सकते हो, तो उसके लिए 16 एम्पेयर रखिए। फिर 2 स्विच आपके रहेंगे लाइट और एग्जॉस्ट के लिए, मतलब जो आपके वहाँ लाइट होगी, 2 बल्ब या 3 स्विच कर सकते हो, 2 बल्ब के लिए, और एक आपका एग्जॉस्ट फैन रहेगा, वो 6 एम्पेयर का आपका उसमें रहने वाला है। फिर हमारा जो बेरांडा है, बेरांडा में एक सॉकेट एक स्विच, सॉकेट आप स्पेयर रख सकते हो, स्विच आपका रहेगा लाइटिंग के लिए 6 एम्पेयर का रहेगा, और आपके 3 स्विच जो लाइटिंग के रहेंगे। क्लियर? बाहर जो हमारी मोटर वगैरह होती है, वेट एरिया जिसे हम बोलते हैं, तो वहाँ पे एक सॉकेट होगा, एक स्विच होगा 16 एम्पेयर का, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आपका सेटिंग हो जाएगा। जब भी घर की कंस्ट्रक्शन हम लोग करवाते हैं, एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि हम अर्थिंग नहीं करवाते हैं। काफी लोगों को इस बारे में पता भी नहीं होगा और कईयों को पता भी होता है, लेकिन आपका ठेकेदार या आप खुद ही ध्यान नहीं दोगे कि अर्थिंग इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जितना ज्यादा आपका पिलर है, बीम इंपॉर्टेंट है, उतना ही ज्यादा अर्थिंग इंपॉर्टेंट होती है आपके घर के लिए। कि फ्यूचर में अगर कुछ शॉर्ट सर्किट होता है, जहां लाइटनिंग आती है, ठीक है, बिजली कड़कती है, बिजली आती है घर पे, तो वो अगर आपके घर पे गिरती है तो काफी ज्यादा वो लॉस कर सकती है। और साथ ही साथ अगर कोई फ्लक्चुएट, जैसे ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, वो करंट आ रही है, कुछ फ्लक्चुएशन होती है, तो वो भी काफी इफेक्ट आपके घर पे कर लेते हैं। और आपको चेक कैसे करना है कि आपके इलेक्ट्रिशियन ने जो अर्थिंग की है वो सही से हुई है कि नहीं हुई है, ये भी आपको चेक करना जरूरी है। सबसे पहले समझ लो 2 किस्म की अर्थिंग की जाती है घर में। एक होती है प्लेट अर्थिंग, जिसमें कॉपर की प्लेट, उसमें पाइप कनेक्ट की जाती है, वो की जाती है, या सिर्फ प्लेट की हेल्प से भी किया जाता है। उसमें एक पट्टी लगा दी जाती है एमएस, उसकी एल्युमिनियम की या एमएस की, वो सिंपल सी होगी। एक होती है आपकी पाइप अर्थिंग, जिसमें एमएस का पाइप भी यूज किया जाता है, जहां कॉपर का, मैं बोलूंगा कॉपर का सबसे बेस्ट है, मैं बताता हूं कैसे करना है। लेकिन एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, इन दोनों अर्थिंग में से, प्लेट और पाइप अर्थिंग में से, पाइप अर्थिंग जो होती है वो सबसे बेस्ट होती है, वो अच्छे से परफॉर्म करती है और 20 से 30 साल आपकी अर्थिंग को कुछ नहीं होता है। तो सबसे पहले पाइप अर्थिंग का ही समझ लेते हैं कैसे करनी है, फिर आगे मैं आपको प्लेट अर्थिंग का भी बता दूंगा वो कैसे करनी है। करनी तो ये आपके किसने, इलेक्ट्रिशियन नहीं होती है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत जानकारी होगी तो आप देख सकते हो वो सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या गलत तो नहीं कर रहा है। हमसे ज्यादा, मेरे से ज्यादा एज ए सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिशियन इंजीनियर अच्छा कर लेगा, लेकिन आपको आइडिया मैं दे दूंगा कि होती कैसे है। देखो सबसे पहले इसमें आपको जरूरत पड़ेगी, क्या करनी है, इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ती है। इलेक्ट्रोड क्या हो गया, ये कॉपर की पाइप आती है, ये मार्केट में आपको 1 मीटर की, 2 मीटर की, 3 मीटर की इतनी मिल जाती है। लेकिन हमें जो आपकी घर के लिए यूज करनी है, देखो 1 स्टोरी, 2 स्टोरी, 3 स्टोरी तक हम जाते हैं। 2 स्टोरी तो रहते ही है, भले आप 1 स्टोरी बना रहे हो, लेकिन उसके हिसाब से आपको अर्थिंग थोड़ी ज्यादा ही लेके चलनी है। तो कम से कम आपको जो 7 फुट रहती है, मतलब 7 फुट वाली आपको अर्थिंग ले लेनी है। मतलब जो 2 मीटर की पाइप आती है, वो 2 मीटर की पाइप आप ले लो,
ये जो इलेक्ट्रोड रहेगा नॉर्मल नहीं रहेगा, इसके अंदर फिलिंग होती है, वो फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लोकल ऐसे लोग हैं तो उसमें वो फिलिंग नहीं होगी तो उसका कोई काम नहीं होगा, ठीक है। कॉपर इलेक्ट्रोड भी इसको बोला जाता है। मार्केट में जाओगे अर्थिंग के लिए कॉपर की वो बोलोगे, आपको दे देगा। देखो इसका जो प्राइस वेरी करता है, वो लगा लो जो 1 मीटर की रहेगी वो 2 से 3 हज़ार रुपए में मिल जाएगी, 2 मीटर की आपको 3 से 4 हज़ार रुपए में, 3 मीटर की आपको 5 से 6 हज़ार रुपए में मार्केट में मिल जाती है। और आपको लेनी कौन सी है, इसका रहता है आपका 40 mm से 75 mm आपको चाहिए होती है, मतलब 2 इंच की एनफ है, 2 या 3 इंच की आपको लेनी है ये पाइप, ठीक है। पाइप ले ली और इसके लिए आपको क्या करना है, खड्डा खुदवाना है। मतलब जो आपका खड्डा रहेगा वो आप अप्रॉक्स 9 से 12 इंच तक मतलब करिए, मतलब 1 फीट आप उसको गुलाई में ले लीजिए। गुलाई में नीचे आपको, आपने अगर 6 फीट की ली या 7 फीट की ली तो आपको 7 फुट 2 इंच या 3 इंच खड्डा ज्यादा खुदवाना है, थोड़ा डाउन में रहे आपकी। जब खड्डा खुदवाया उसमें ये आपको इलेक्ट्रोड डालना है और साथ ही साथ इसमें एक आपको बैग भी साथ में मिलेगा। बैग किसका होगा, वो अर्थिंग कंपाउंड होता है, मतलब मार्केट में मिल जाएगा, जिसमें चारकोल कोयला जो रहता है उसका मिक्सचर होता है, साथ में नमक मिक्स किया होता है, उसमें कुछ मिट्टी मिक्स की होती है, तो वो बैग आपको मिल जाएगा। 25 kg का बैग आता है, वो 250-300 रुपए का बैग रहेगा, वो आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो वो कंपाउंड क्या करता है, जो ओम्स वैल्यू होती है, मैं आगे बताऊंगा क्या होगी, मतलब नमी मेंटेन करके रखता है आपकी अर्थिंग के चारों तरफ। अगर जितनी ज्यादा नमी होगी उतनी ज्यादा अच्छे से वो अर्थिंग परफॉर्म करती है, ठीक है। ये समझ लो, वो बैग लाना है आपको, इसमें वो डालना है, ठीक है। साथ में आप इसमें, अब वहां काली मिट्टी है, काली मिट्टी डाल दीजिए, रेत है, रेत डाल दीजिए, तीन सब चीजों को मिक्स करके इसमें आपको फिल कर देना है आपकी जो इलेक्ट्रोड होगा उसके चारों तरफ। उसके बाद उसमें पानी डाल देना, अच्छे से पानी डाल देना है, वो कंपैक्ट हो जाए सारी जगह, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद एक कॉपर की वायर आती है, मतलब वो रहती है 10 गॉज की रहती है, 6 mm 4 mm भी रहती है। वो वायर जो होती है कॉपर की वायर, वो लगा के आपके मेन पॉइंट तक ले ली जाती है। ये इलेक्ट्रिशियन काम कर देगा। बस आपको क्या ध्यान देना है, जब वो प्रोसेस किया जा रहा है उसमें कोयला, नमक, ये काली मिट्टी, सैंड, ये सब चीजें डाल रहे हैं नहीं डाल रहे हैं, ये सब चीजें डाल दी। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि आपकी अर्थिंग प्रॉपर काम कर रही है नहीं कर रही है। तो उसको चेक कैसे किया जाएगा, वो चेक होता है, आपका इलेक्ट्रिशियन आपको एक वैल्यू में मीटर पे वैल्यू दिखाता है, वो आपकी 5 ओम से कम होनी चाहिए। मतलब ऐसे तो 3-4 ओम हो, ठीक है। अगर 5 ओम से वो ज्यादा आ रही है, ओम समझ लो, वोल्टेज समझ लो, ओम में वैल्यू होती है। 0 to 5 ओम अगर वैल्यू आपके उस मीटर पे दिखा रहा है तो मतलब अर्थिंग आपकी सही से हुई है। अगर वो ज्यादा है तो वो अर्थिंग सही से नहीं हुई है। तो ये चेक करवा लेना, जब भी आप अपनी अर्थिंग करवाओ तो ये चीज चेक करवा लेना। जब आप मार्केट में सामान लेने जाओगे अर्थिंग का, तो आपको वो पूरा बैग भी दे देगा, साथ में वो रॉड भी दे देगा, 2 बोल्ट रहते हैं, बोल्ट लगाने होते हैं, सब काम हो गया। ये हो गया पाइप अर्थिंग का। फिर प्लेट अर्थिंग कैसे की जाती है, सेम प्रोसीजर होता है। प्लेट आती है मार्केट में 1 बाई 1 की, 1 फीट बाई 1 फीट की प्लेट आती है। उसके साथ ही वो एक पाइप देते हैं, वो एमएस की पाइप रहती है, एल्युमिनियम की रहती है कभी कभार। वो एमएस की पाइप को उस प्लेट के साथ जोड़ा जाता है और वो सेम प्रोसेस से अंदर डाली जाती है और उसके चारों तरफ क्या किया जाता है, कोयला, जो मोटा नमक या काली मिट्टी, सैंड, ये सब चीजें भरी जाती है, पानी डाला जाता है और सेम प्रोसेस होता है। मतलब कहने का मतलब यही है कि आपको जब करवानी है, जो कॉपर की वाली रहती है वो लगवाओगे तो उसकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एमएस वाली। तो वो कॉपर वाली थोड़ा बहुत खर्चा ज्यादा पड़ता है, देसी जुगाड़ से ज्यादा पड़ता है, लेकिन उसमें क्या होता है, इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लीकेज जो होगी करंट की वो इतनी ज्यादा होती नहीं है, अच्छे से अर्थिंग कमाल काम करती है। बस आपको वो इलेक्ट्रोड बाजार से ले आना है और बैग भी ले आओ, बना बनाया कंपाउंड आता है मार्केट में, 200-300 रुपए का है। इलेक्ट्रोड अगर आपका 6,000 रुपए का आ गया तो 200-300 रुपए का वो आ गया, मतलब 7 से 10,000 रुपए में आपकी कंप्लीट अर्थिंग हो जाएगी 2 से 3 स्टोरी के घर के लिए। तो इस तरीके से जब आप अपने घर में अर्थिंग करोगे तो आपका घर सेफ हो जाएगा, फ्यूचर में किसी को शॉक लगने का दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर बाई चांस कोई शॉक होता है तो आपका अर्थिंग प्रॉपर से काम वो कर लेगा। देखो कई जगह पे मैंने देखा है ये जो कंपाउंड रहता है, जो मिक्सचर मैंने केमिकल बोला, ये बैग नहीं मिलता है। दूसरा वहां पे इलेक्ट्रोड नहीं मिलता है, जो रॉड रहती है वो नहीं मिलती है। तो आपको करना क्या है, प्लेट हर एक जगह अवेलेबल होगी। वो जो कॉपर की प्लेट है 1 फुट बाई 1 फुट की, वो प्लेट लो, कोई 5 से 6 फुट आपको गड्ढा करना है, वो प्लेट के साथ एमएस की पाइप फिक्स कर देनी है, उसको होल करने हैं दोनों कॉपर की प्लेट को, वो फिक्स करके वो लगा देनी है। और फिर आपको क्या लेना है, 10 kg आप
कोयला ले लो, 10 केजी आप नमक ले लो, मोटा नमक जो आता है वो ले लो, काली मिट्टी आपके एरिया में काली मिट्टी डाल लो, फिर थोड़ा बहुत रेत ले लो। तो तीनों चीजों को थोड़ा थोड़ा डाल के, मतलब अगर आपने आधा फीट वो डाला कोयला, फिर सैंड डाल दो, फिर ये सब चीजें मिक्स करके डाल दो, पानी डाल दो, तो तब भी आपकी जो अर्थिंग होगी वो अच्छे से हो जाएगी। एक चीज ध्यान रखना, जो भी कॉपर की वायर करनी है वो 10 गॉज की होनी ही होनी चाहिए। तो इस तरीके से भी अगर आप अर्थिंग करते हो तो तब भी अच्छे से आपके घर में अर्थिंग हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जब भी घर की कंस्ट्रक्शन कराओ। कोई ठेकेदार आपका घर बना रहा है जहां आप खुद से बनवा रहे, तो अर्थिंग का उसको बोल दो, नहीं तो आप एक्स्ट्रा पैसे दे के 8 से 10 हज़ार रुपए दे के अर्थिंग करवा लो। 8 से 10 हज़ार तब बोल रहा हूं जब आप इलेक्ट्रोड लेके आओगे। अगर आप प्लेट वाली करते हो वो अर्थिंग आपकी 4 से 5 हज़ार रुपए में कंप्लीट हो जाती है। तो अपनी अर्थिंग जरूर कराओ और पॉसिबल हो। एक चीज ध्यान देना, कुछ लोग क्या करते हैं, अर्थिंग अपने घर के नीचे ही कर देते हैं, वो भी सही है अगर एरिया आपके घर के पास नहीं है तो आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1.5 मीटर मतलब 1.5 से 2 मीटर अगर दूर आपकी अर्थिंग रहती है तो वो प्रॉपर से सक्सेसफुली काम करती है। लेकिन नीचे भी करते हो अच्छे से प्रॉपर से करोगे तो तब भी कोई दिक्कत आपकी नहीं आएगी। तो आई होप आपको अर्थिंग का आइडिया लग गया होगा कि अर्थिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्या चीजें चेक करनी है और क्या रेट पड़ता है। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कह रही है, आप नीचे कमेंट करो, हम रिप्लाई करेंगे। बाकी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, कोई भी क्वेश्चन रहते हैं वहां डालोगे, वहां भी आपको आंसर मिल जाएंगे। अभी मैं लेता हूं अलविदा, लेकिन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। डिस्क्रिप्शन में डिटेल अगर कोई कंसल्टेशन ले आपको लेनी है उसका भी सारी डिटेल नीचे दी हुई है।